नमस्कार। सत श्री अकाल मित्रों, आप सभी लोगों का सुंदरम ई पाठशाला के बृहद प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का सेशन शुरू करना चाहता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए ऑनलाइन में क्या होता है, जब ऑनलाइन कोई टीचर पढ़ाता है तो उसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि एकदम कम हो जाती है। उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि स्टूडेंट की होती है, क्योंकि टीचर एक बार जो है पढ़ा देता है, उसके बाद अब जो है कि स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो आप लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति बनिए, एक जिम्मेदार छात्र बनिए और जो है कि नियम के अनुसार पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर नहीं पढ़ रहे हों तो। ठीक है, आइए आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कि एक सेशन शुरू किए थे हिंदी का, और हिंदी के बारे में जो है कि पढ़ना शुरू की थी। हिंदी में मैंने आप लोगों को 4-5 वीडियो दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस सेशन को देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो आइए हम पिछली जो वीडियो में बात किए थे वर्णमाला और लिपि के बारे में जो है कि हमने बात किया था। आप लोगों को बताया था कि वर्णमाला का निर्माण कैसे हुआ और लिपियों का निर्माण जो है कि कैसे हुआ। तो आइए थोड़ा सा वर्णमाला के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वर्णमाला में मैंने आप लोगों को बताया कि वर्णमाला क्या होती है, इसका निर्माण कैसे हुआ। वर्णमाला में एक क्वेश्चन जो है कि पुलिस में पूछा गया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। पुलिस में क्वेश्चन पूछा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं, उसमें देखिए ऑप्शन में बहुत अच्छा ऑप्शन रखा था, वर्णमाला किसे कहते हैं, कहते हैं। इसमें देखिए पहला ऑप्शन लिखा था उसने वर्णों के क्रम को, वर्णों के क्रम को। दूसरा ऑप्शन रखा था अक्षरों के क्रम को, अक्षरों के क्रम को। तीसरे ऑप्शन में उसने रखा था वर्णों को, और चौथे ऑप्शन में उसने रखा था वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। आप लोग बताइए कि इसमें क्या होगा। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को चौथा ऑप्शन है, तो आप लोग बताइए कि इसमें क्या होगा। इसमें क्या होगा, वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहा जाता है? नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि वर्णमाला का जो है कि निर्माण कैसे हुआ। वर्णमाला जो है कि एक सीक्वेंस, एक मनोवैज्ञानिकता और उसकी विशेषता के अनुसार जो है कि एक सीक्वेंस से एक व्यवस्थित क्रम में जो है कि लगाया गया है, वही वर्णमाला है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है कि सही होगा आपका। वर्णों के क्रम को नहीं वर्णमाला कहते हैं, और अक्षरों के क्रम को मैंने जो है कि बताया था आप लोगों को, खूब विस्तृत चर्चा की थी इस पर, अक्षरमाला कहते हैं। और वर्णों के क्रम को जो है कि वर्णमाला नहीं कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम, एक व्यवस्था के अनुसार वर्णों को सजाया गया था। तो क्या इसमें ऑप्शन सही होगा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आइए इसके आगे आज हम लोग जो है कि वर्ण विचार पर बात करेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। मैंने आप लोगों को जब हिंदी के विकास के बारे में जो है कि बात की थी, तो उसमें जो है कि नहीं, भाषा और विकास के बारे में बात की थी, तो उसमें मैंने जो है कि आप लोगों को वर्ण विचार पर जो है कि बात बताया था कि वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण विचार दो शब्दों से मिलकर के बना है, वर्ण और विचार से। वर्ण विचार दो शब्दों से मिलकर के बना है, वर्ण और विचार से। अर्थात वर्णों पर किया गया विचार क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। वर्णों पर किया गया विचार क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। वर्णों पर हम किस आधार पर विचार कर सकते हैं, वर्णों के उच्चारण के आधार पर विचार कर सकते हैं। उच्चारण के आधार पर, इसके आकार के आधार पर, इसके प्रकार के आधार पर, प्रकार या रूप के आधार पर, इस पर जो है कि हम लोग विस्तृत अगर चर्चा करते हैं तो वही क्या कहलाता है, इनके नियमों के बारे में जानते हैं तो वही क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। आइए उसके बाद हम लोग जो है कि थोड़ा सा वर्ण, ध्वनि और अक्षर के बारे में जान लेते हैं कि वर्ण, ध्वनि और अक्षर के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत विस्तृत बताया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक बार और आप लोगों को बता देते हैं कि वर्ण, अक्षर और ध्वनि क्या होती है। ध्वनि क्या होती है, मुख से उच्चारित वर्णों को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, मुख से उच्चारित वर्ण, हम अपने मुख से क्या बोल रहे हैं, वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, तो वही ध्वनि क्या होती है, मुख से उच्चारित वर्णों के ध्वनि। मुख से उच्चारित वर्णों को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। वर्णों को हम ध्वनि कहते हैं।
और इन्हीं ध्वनियों को जब हम लिख देते हैं तो क्या होती है, इन्हीं ध्वनियों को जब हम लिख देते हैं तो क्या होता है, वर्ड होता है। इन्हीं ध्वनियों को जब हम लिख देते हैं तो वह क्या होता है, वर्ड होता है। या वह छोटी से छोटी स्वीकृत इकाई जिसके आगे खंड न किए जा सके क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद वर्ड, इसके बाद अक्षर के बारे में हम लोग बात किए थे। अक्षर की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया कि अक्षर दो शब्दों से मिलकर के बना है, अ प्लस क्षर से मिलकर के बना है। छ का मतलब नष्ट होना होता है, अ का मतलब नहीं, जो नष्ट नहीं हो सकता क्या होता है, अक्षर कहलाता है। तो वह ध्वनि या ध्वनि समुदाय जिसका एक उच्चारण के एक आधार में जो है कि उस जिनका उच्चारण एक श्वास के एक ही आधार में हो जाता है वो क्या कहलाता है, कि अक्षर कहलाता है। एक श्वास के एक ही आधार में हो जाता है वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। तो आइए अब हम लोग जो है कि वर्ड विचार के बारे में बात करेंगे कि वर्ड विचार होता क्या है। वर्ड विचार के बारे में जो है कि हम लोग बात करते हैं कि वर्ड विचार होता क्या है। वर्ड विचार, वर्ड विचार, वर्ड विचार मैंने बताया वर्णों पर किया गया विचार क्या कहलाता है, वर्ड विचार कहलाता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे हम अपने मुख से क्या कर रहे हैं, ध्वनियों का उच्चारण कर रहे हैं। और ये ध्वनियाँ किस रूप में हम ध्वनियों का उच्चारण कर रहे हैं, वर्णों के रूप में जो है कि ध्वनियों का उच्चारण हम कर रहे हैं। किसके रूप में, वर्णों के रूप में। जो भी हम बोल रहे हैं ये क्या है, ये शब्द हैं, लेकिन किससे मिलकर के बने हैं, वर्णों से मिलकर के बने हैं। तो हम उच्चारण किसका करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं। यही वर्ड क्या होते हैं कि दो भागों में बढ़ते हैं। यही वर्ड क्या होता है आपका कि वर्ड दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग आपका स्वर कहलाता है, एक भाग आपका व्यंजन कहलाता है। एक भाग आपका स्वर कहलाता है और एक भाग आपका क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। ठीक है, एक भाग आपका स्वर कहलाता है, एक भाग आपका व्यंजन कहलाता है। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है, स्वर स्वतंत्र होता है। और व्यंजन क्या होता है, अस्वतंत्र होता है। स्वतंत्र और अस्वतंत्र का मतलब क्या है, जैसे जब हम मुख से वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब हम मुख से वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इन ध्वनियों के साथ जो है कि हवा भी हमारे मुख से बाहर आती है। ध्वनियों के साथ हवा भी हमारे मुख से बाहर आती है। तो आइए इसी आधार पर स्वर की जो परिभाषा हम लोग बनाते हैं कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख के ध्वनि के साथ जो है कि वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट के साथ होता है। बिना रुकावट के साथ होता है वो क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। कैसे बिना रुकावट के साथ होता है, जैसे मैंने अ वर्ड का जो है कि उच्चारण किया, इसमें अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, बिना अवरोध के ये जो है कि उच्चारित हो रहे हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से क्या हो रहे हैं, उच्चारित हो रहे हैं। लेकिन व्यंजन में नहीं ऐसा है। व्यंजन में क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण हम मुख से करते हैं तो हवा क्या होती है, रुकावट के साथ जो है कि ध्वनि के साथ जो है कि बाहर आती है। उसमें क्या होता है, कुछ अवरोध उत्पन्न होते हैं। जैसे क जब हम क का उच्चारण कर रहे हैं तो क के बाद बोलने के बाद मेरी सांस क्या है, टूट रही है। उसके बाद जो है कि अ का उच्चारण हो रहा है। मेरी सांसें टूटने के बाद जो है कि अ का उच्चारण हो रहा है। ये क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, ये व्यंजन होता है। तो अब इससे जो है कि स्वर की परिभाषा हम लोग क्या बनाएंगे कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। आइए स्वर की परिभाषा यहाँ पर हम लिखते हैं। स्वर की परिभाषा आप लोगों को अब यहीं से जो है कि हम स्वर थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि स्वर क्या है। स्वर की परिभाषा आप लोगों को बताते हैं। स्वर, स्वतंत्र रूप से स्वर, स्वतंत्र रूप से, आप लोग नोट करते जाइएगा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ड स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं, अर्थात इनको बोलने के लिए किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। एक परिभाषा इसकी और बन जाएगी यहीं से कि स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। क्या होते हैं, वो स्वर होते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए किन्हीं अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं।
लेकिन व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन अब इसका जो है कि विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जिन वर्णों को बोलने के लिए, देखिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। व्यंजन के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे तो उसके बारे में जो है कि बताएंगे। व्यंजन में आप लोग बस जानते रहिए थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन, कि जो है कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उनके साथ जो है स्वरों का भी उच्चारण होता है। जैसे क हम बोलते हैं ना, तो क में क्या है? अ छुपा हुआ है। जब इसमें हलंत हम लगाते हैं तो क जो है कि अ के रूप में जो है कि टूट जाता है। क प्लस अ दो से मिल करके बना है, ठीक है। क प्लस अ दो से मिल करके बना है। आइए अब हम थोड़ा सा जो है कि बात करते हैं स्वरों के बारे में कि स्वर क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को स्वरों की परिभाषा के बारे में बताया कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। या जिन स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्डों की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो आइए अब इसके आगे स्वर के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्वर के बारे में देखिए, जब हम मूल भाषा की अगर बात करेंगे तो आप लोग समझ जाइए कि संस्कृत की हम बात कर रहे हैं। स्वरों की कुल संख्या अगर मूल भाषा में देखा जाए तो कितनी होती है? 13 होती है। स्वरों की कुल संख्या मूल भाषा में 13 होती है। 13 मूल भाषा का मतलब संस्कृत में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 13 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। ये दो पार्टों में बढ़ता है, एक 9 एक 4। ये क्या होते हैं? ये आपके 9 जो है कि मूल स्वर होते हैं। संस्कृत की हम बात कर रहे हैं, हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं। संस्कृत में जो है कि मूल स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 9A 4A कितने हो गए? 13 हो गए। किसमें मैंने बात किया? मूल भाषा अर्थात संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 13 होती है। संस्कृत क्या है? हिंदी शब्द किससे, हिंदी जो है कि हिंदी का विकास किससे हुआ है? हिंदी का विकास जो है कि संस्कृत से हुआ है। हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। आदि जननी का मतलब कि उसकी जगत जननी, उसकी माता। हिंदी का विकास जो है कि संस्कृत से हुआ है। कि संस्कृत क्या उसकी हुई? माँ हुई। तो उसका जो है कि माँ के गर्भ से जो है कि संस्कृत से जो है कि हिंदी का विकास हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितने 13 कौन कौन से स्वर हैं संस्कृत में। 13 स्वर कौन कौन से हैं संस्कृत में? 13 स्वर कौन कौन से हैं? आप लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ जो है कि माता का लक्षण जो है कि उनके बेटे या बेटियों में जो है कि दिखता है। तो हिंदी क्या है? संस्कृत की क्या है? बेटी है संस्कृत की। तो कुछ ना कुछ तो लक्षण इसमें दिखेंगे। आइए हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में कौन से 13 जो है कि स्वर हैं। देखिए, एक आपका अ है, ये चल नहीं रहा है जी। एक अ है, एक आ, ई, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, चल ही नहीं रहा है, ओ, औ, अंग। देखिए, 13 स्वर कौन कौन से होते हैं संस्कृत में? अ, आ, इसको क्या बोला जाता है? ई। इसका जो है कि तेजी के साथ उच्चारण किया जाता है, ई। उसके बाद ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। अब क्या किया कि हिंदी में जो है कि इन 11 स्वरों को जो है कि उठा करके अपना लिया गया। इनको जो है कि हिंदी में क्या किया गया कि स्वर मान लिया गया कि हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी है। अगर पूछेगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या कुल जो है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कुल 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? कुल 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। लेकिन इसको जो है कि हिंदी में जो है कि स्वर नहीं माना गया। इसको कहा गया कि आप जो है कि स्वर नहीं है। क्यों इसको हिंदी में स्वर नहीं माना गया? क्योंकि इसका उच्चारण जब करते हैं, अंग का उच्चारण जब हम करते हैं तो हवा जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। कहा कि आप जो मैंने नियम बनाया है उस नियम को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि हवा केवल मुख से निकलनी चाहिए, या तो रुकावट के साथ निकले या तो अरुकावट के थोड़ा सा रुक करके निकले। लेकिन आपका जो है कि आप इस पर जो है कि अमल नहीं कर रहे हैं। आपका जो है कि क्या हो रहा है, आपके उच्चारण में जो है कि हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकल रही है। जैसे अंग,
जब आप लोग इसका उच्चारण करेंगे तो मुख और नाक दोनों के साथ जो है कि इसका जो है कि उच्चारण होगा। तो इसने कहा कि भाई जब आप मुझे जो है कि इसकी श्रेणी में आप जो है कि स्वर मानने के लिए तैयार नहीं है, तब हम क्या हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए क्या होता है, मैंने बताया कि ये जो है वर्ड दो पार्टों में बढ़ते हैं, एक स्वर में बढ़ता है, एक जो है कि व्यंजन में बढ़ता है। तो ये कहा कि हम व्यंजन के पास जाएंगे, तो व्यंजन ने कहा कि हम भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो है कि आप हमारी भी क्राइटेरिया को जो है कि फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के एक प्रोग्राम बनाया कि इनको जो है कि एक अलग जो है कि दर्जा दे दिया जाए, इनको अलग नाम रख दिया जाए, इनकी एक अलग कैटेगरी बना दी जाए। तो इनको जो है कि एक अलग कैटेगरी अयोगवाह के रूप में जो है कि रख दिया गया, अयोगवाह। और जो मैंने परिभाषा बताया है कि ये जो है कि इनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, और यही जो है कि व्यंजन में पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। व्यंजन में क्या होते हैं, पंचमाक्षर के लिए भी सेम परिभाषा है, लेकिन जब हम व्यंजन बात करेंगे व्यंजनों की, तब हम पंचमाक्षर के बारे में जो है कि बात करेंगे। यहाँ पर हम स्वरों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों की बात करेंगे। तो इनका नाम क्या हो गया, अयोगवाह, इनका नाम रख गया। अयोगवाह के बाद इनका एक अंग और एक क्या हो गए, हो गए। अब ये सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब जो है कि इनका नाम पुकारा जाता था, अयोगवाह अगर करके इन लोगों को बुलाया जाता था। तो जैसे क्या होता है कि अगर एक ही नाम के दो बालक हैं और एक को बुलाया जाता है तो दोनों आते हैं, क्योंकि उनमें कंफ्यूजन रहता है कि बुलाया किसको जा रहा है। तो वही हुआ कि अयोगवाह वर्डों के साथ भी यही हुआ कि एक को बुलाया जाता था, दोनों आते थे। जब दोनों आते थे तो इन लोगों में झगड़ा होता था। तो इन्होंने कहा कि हमारा भी नामकरण कर दिया जाए। तो ये हुआ कि अच्छा इनका नामकरण कर दिया जाए। तो इनको क्या बोला गया, इनको जो है कि अनुस्वार बोला गया। ऊपर हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इनको जो है कि अनुस्वार बोला गया। मैंने आप लोगों को जब है हिंदी शब्द की उत्पत्ति की पढ़ा रहा था, तो उसमें आप लोगों को बताया था कि नामकरण के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। आप लोगों के माता पिता ने आपका जो है कि नामकरण किया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा, तभी आपके माता पिता ने जो है कि आपका ये नाम रखा, जो भी नाम रखा हो। तो इनका नाम क्या किया गया कि इनका नाम जो है अनुस्वार कर दिया गया। इनका नाम कहा गया कि भाई आपका नाम अनुस्वार है, और इनको क्या कहा गया कि आपका नाम जो है विसर्ग हो जाएगा। अब इनका नामकरण अनुस्वार क्यों पड़ा, देखिए अनुस्वार में दो शब्दों से मिलकर के अनु प्लस स्वार से मिलकर के बना है, अनु प्लस स्वार से मिलकर के बना है अनुस्वार। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे होता है, पीछे पीछे या बाद में, ठीक है। स्वार का मतलब स्वर के। तो क्या हुआ, स्वरों के बाद में ये क्या हुए कि कहे कि मैं स्वरों के बाद आता हूँ, जो है कि हिंदी में जो है कि 11 स्वर हैं, 11 स्वरों के बाद जो है कि मैं आता हूँ, इसलिए मेरा नामकरण क्या हो गया, इनका अनुस्वार कर दिया गया। क्योंकि अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, स्वार का मतलब स्वरों के पीछे मैं आया हूँ, तो मेरा नाम जो है कि अनुस्वार हो गया। और इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो है कि इनका नाम विसर्ग हो गया। तो बी प्लस सर्ग, दो शब्दों से मिलकर के विसर्ग बना। बी का मतलब होता है होना, और सर्ग का मतलब के साथ जुड़ना, के साथ जुड़कर। ये कहा कि भाई आपने सिंगल हैं, आप जो है कि ऊपर कब्जा कर लिए। देखिए ये दोनों क्या है, एकदम सेम है। इसने बोला कि आप जो है कि ऊपर आकर के कब्जा कर लिए, तो हम क्या करते हैं कि इसके जो है कि बगल आकर के कब्जा कर लेते हैं। लेकिन आप क्या है, सिंगल हैं, हम आएंगे तो क्या आएंगे, डबल आएंगे, क्योंकि हम भी सिंगल आ जाएंगे तो हम लोगों में कोई डिफरेंट नहीं रह जाएगा, इसलिए जो है कि हम डबल आएंगे। तो यही इनका नाम क्यों पड़ा। भी मतलब होना होता है, सर का मतलब के साथ जुड़कर, मतलब दो के साथ जुड़कर, मतलब कि दो ए जो है कि बिंदी है, इसके साथ जो है कि जुड़ करके ए बना, तो इससे इसका नाम क्या हो गया, विसर्ग हो गया। ठीक है, इसका नाम जो है कि विसर्ग हो गया। अब आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कि अयोगवाह के बारे में, कि इनका नाम अयोगवाह क्यों रखा गया। क्योंकि ये अयोग्य थे, न ये स्वर थे, न ये व्यंजन थे, न ये स्वर थे, न ये व्यंजन थे। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने कोई दो फॉर्म भरा और आपका खुदा न खास्ता सिलेक्शन जो है कि दोनों में नहीं हुआ, तो आप क्या हैं, उन दोनों पोस्टों के लिए क्या हो गए, अयोग्य हो गए। इसीलिए इनका जो है कि ये भी क्या हुए, न ये स्वर में शामिल किए गए, न व्यंजन में शामिल किए गए, इनको जो है कि बीच में रखा गया। क्यों बीच में रखा गया, क्योंकि स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 11 होती है। उसके बाद इनको जो है कि स्थान दिया गया, उसके बाद व्यंजन आपके शुरू हो जाते हैं। तो इनको जो है कि इसीलिए अयोगवाह कहा गया कि आप अयोग्य हैं। ठीक है, अयोगवाह के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अयोगवाह क्या होता है। ठीक है, अयोगवाह के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह, देखिए अयोगवाह 3 शब्दों से मिलकर के बना है। यहाँ पर अंग और
दो होता है अयुग्वा। कभी कभी पूछता है एग्जामों में कि निम्नलिखित में से अयुग्वा स्वर कौन से हैं, अयुग्वा वर्ड कौन से हैं। तो अयुग्वा में अंग और अ दोनों आते हैं। ठीक है, इसमें से अगर दोनों ऑप्शन दिया रहेगा तो दोनों टिक करना है, अगर एक ऑप्शन दिया रहेगा तो जो इसमें से दिया रहेगा उसको टिक कर लेना है। आइए अयोगवा के बारे में हम लोग जानते हैं। अयोगवा अ प्लस योग प्लस वा 3 शब्दों से मिलकर के बना है। अ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना, योग का मतलब जुड़ना, वा का मतलब वहन होने वाले, वहन होने वाले, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, जुड़कर नहीं वहन होने वाले, जुड़कर नहीं वहन होने वाले, अर्थात जुड़कर नहीं वहन होने वाले, नहीं वहन होने वाले। किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होने वाले, व्यंजन वर्णों के साथ जुड़ करके ये जो है कि वहन नहीं होते हैं। इनका प्रयोग सिर्फ स्वरों के साथ किया जाता है, ये जो है व्यंजन के साथ कभी प्रयोग नहीं हो सकते। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार का जो है कि प्रयोग और विसर्ग का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ जो है कि कभी नहीं किया जा सकता है। इनका प्रयोग सिर्फ किसके साथ किया जा सकता है, स्वर के साथ किया जा सकता है। तो वही मैंने बताया कि अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़ना, वा का मतलब वहन होने वाले। तो जुड़कर नहीं वहन होने वाले अर्थात व्यंजन वर्णों के साथ, अर्थात व्यंजन वर्णों के साथ, कट नहीं ना रहा है जी, व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर वहन नहीं होने वाले, वहन नहीं होने वाले क्या कहलाते हैं, अयुग्वा होते हैं। ठीक है, अयुग्वा होते हैं। आइए अब थोड़ा सा जो है कि इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे व्यंजन वर्णों के साथ नहीं जुड़कर वहन होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक वर्ड कंकाल, ठीक, एक सिंचित जिसपे ऊपर जो है कि विसर्ग रहता है, कंकाल, कंकाल, सिंचित, सिंचित, अंश। ठीक है, इसी तरह से ढेर सारे शब्द हैं। मैंने बताया कि ये जो है कि व्यंजन वर्णों के साथ नहीं जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है व्यंजन वर्णों के साथ जुड़ा है। ऊपर भी व्यंजन के साथ है, यहाँ भी व्यंजन के साथ है, इधर भी व्यंजन, यहाँ स्वर के साथ है। ठीक है, यहाँ तो सही है, लेकिन इन दोनों में जो है कि व्यंजन के साथ है। यहाँ पर तो मैं गलत हो गया है, ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं गलत नहीं हूँ। यही हाल जिंदगी के साथ भी होता है। जिंदगी में क्या होता है कि जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं हैं, और जो चीज़ें होती हैं वो दिखती नहीं हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कंकाल, लग रहा है कि इसका जो है कि इस विसर्ग का जो है कि इसके साथ बहुत गहरा संबंध है। इसके सर पे हमेशा हाथ रखा है, इसके सर पर क्या किया है कि हाथ रखा है, बहुत गहरी दोस्ती है इसकी इसके साथ, ये हमेशा इससे कदम से कदम मिला करके चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भ्रम है जिंदगी का। आप लोग भी जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते होंगे, आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे, वही जो है सबसे बड़ा आपके साथ विश्वासघात करता है। तो वही हाल इसके साथ भी है कि ये इसके साथ जो है कि विश्वासघात कर रहा है, सिर्फ दिखावे का है कि ये जो है कि इसके साथ जुड़ा है। ये इसके साथ अभी इनको जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या करेंगे कि भग करके सबसे पीछे चले जाएंगे, स्वरों से भी ये पीछे चले जाएंगे। आइए इनको हम तोड़ना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे भगते हैं। जैसे आपकी भी ज़िंदगी में जब उतार चढ़ाव आता है तो देखते हैं कि आपका जो सबसे करीबी दोस्त होते हैं वही छोड़ करके आपको भग जाते हैं। जो आपके करीबी लोग होते हैं सबसे ज़्यादा, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप चाहते हैं, वही आपको जो है कि बुरे दिनों में आपका साथ नहीं देता है। तो वही हाल इसके साथ भी हुआ। आइए इनको हम तोड़ना शुरू करते हैं, देखते हैं तोड़ते हैं तो ये कैसे भगते हैं। देखिए कंकाल, तो मैंने आप लोगों को बताया कि क का उच्चारण हमेशा जो है कि बिना स्वरों की सहायता से जो है कि व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। तो क में क्या जुड़ा है, क में अ जुड़ा है, अ के ऊपर ए क्या है, सवार है, अंग, फिर उसके बाद क, फिर क में क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है, का, फिर ल में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है। ठीक है, जब इनको तोड़ा मैंने तो ये ए रूप में आ गए। अब इसके बाद एक बार और इनको हम तोड़ेंगे। अब देखिए कहाँ जाते हैं, देखें कैसे इसका जो है कि ऐसा लग रहा था कि इनके सर के ऊपर है, कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, कभी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज भाग करके कहाँ खड़े हो गए। अब जब इनको मैंने फिर तोड़ा तो अब एक का क्या किए कि यहाँ से भग करके अब यहाँ आ गए, स्वर से भी पीछे चले गए। एक क्या किए कि स्वर से भी पीछे चले गए। इसके बाद एक क प्लस आ प्लस ल
प्लस अ। देखिए यहाँ पर हलंत चिन्ह का मैंने प्रयोग नहीं किया है। हलंत चिन्हों का प्रयोग केवल जो है कि व्यंजन वर्णों के साथ होता है, स्वर वर्णों के साथ नहीं होता है। अब देखिए ये तो दिख रहे थे इसके सर पे हैं क के, लेकिन भाग करके आ गए कहाँ, यहाँ आ गए। यही जिंदगी के साथ भी है। आप जिसको अपना सबसे करीबी मानते हैं वही आपका सबसे बड़ा जो है कि कभी न कभी धोखा देता है, आपको बहुत ज़्यादा धोखा देता है। इसलिए अपने पर विश्वास करिए, अपने पर खुद पर विश्वास करिए, किसी पर भरोसा मत करिए। अपने खुद इतना शक्तिशाली बनिए कि मुझे किसी की जो है कि ज़रूरत न पड़े। विपरीत परिस्थितियों में जो है कि हम खुद से लड़ सकें, ज़िंदगी से हारे ना। ठीक है, इसके साथ जो है इन वर्णों से हमें जो है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सीखना है कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। ठीक है, देखिए ये भाग करके यहाँ खड़े हो गए, तो ये क्या हुआ, ऐसे हो गया। अब आइए सिंचित को थोड़ा सा हम तोड़ लेते हैं, इनका भी देख लेते हैं। सिंचित, सिंचित जो है स से जब ई को अलग करेंगे, इसमें देखिए छोटी ई है, ई को अलग किया। ठीक है, इसके ऊपर जो है कि बिंदी हो गई। च में जब ई छोटी ई है इसको अलग कर दिया। फिर त में क्या है, अ का उच्चारण है। ठीक है, जब इनको मैंने दोबारा तोड़ा तो ए स प्लस ई प्लस ए विसर्ग आ गया यहाँ पर, प्लस च प्लस ई प्लस त प्लस अ हो गया। ठीक है, ये हो गए। देखिए कहाँ पर भग करके आ गए, यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो अब इससे जो है कि आप लोगों ने देखा कि इनका जो है कि इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होता है, सिर्फ किसके साथ हो सकता है, सिर्फ जो है कि स्वरों के साथ जो है कि इनका प्रयोग किया जा सकता है। जो है कि अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग जो है कि केवल स्वरों के साथ किया जा सकता है। ये तो मैंने अनुस्वार के बारे में बात किया, विसर्ग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विसर्ग का प्रयोग कैसे, मैंने बताया कि जो है कि व्यंजनों के साथ नहीं होता है। जैसे एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा प्रातः काल। ठीक है, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा प्रातः काल। प्रातः काल, प्रातः काल, इसमें देखिए प्रा प्लस त में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, प्लस का प्लस ल, इसको हम नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है, केवल इसी वर्णों को हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रा प्लस त प्लस अ को जब मैंने तोड़ा तो ए भग करके कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। ठीक है, प्लस का प्लस ल। देखिए अब कहाँ है, व्यंजन के साथ इनका जो है प्रयोग किसके साथ हुआ है, स्वरों के साथ जो है कि इनका प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है, अयोग्य है, अयोगवाह है। इनका जो है कि न स्वर में गिनती है न व्यंजन में गिनती है, इसलिए इनको जो है कि अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। आइए अब हम लोग जो है कि स्वर के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। स्वरों के जो है कि निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ठीक है, ये हमारे शब्दों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार, स्वरों के क्या है, निम्नलिखित प्रकार होते हैं। निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ठीक, प्रकार होते हैं। पहला हेडिंग डालिए, पहला उच्चारण या मात्रा के आधार पर। हेडिंग उच्चारण या मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। ठीक, उच्चारण या मात्रा के आधार पर। देखिए मात्राओं की संख्या अगर स्वरों में देखा जाए तो स्वर में मात्राओं की संख्या कुल कितनी होती है, 10 होती है। स्वरों की संख्या मैंने आपको बताया कि स्वरों की संख्या कुल कितनी है, 11 है। इसमें जो है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। क्या है, अमात्रिक है, बिना मात्रा का है। अ जो है बिना मात्रिक, अमात्रिक है जो है कि, और इनकी जो है कि 10 जो है कि इनकी मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, जो है कि इनकी एक क्या हो गई, मात्राएं हो गई। मात्रा या उच्चारण के आधार पर, तो इसी पर जो है कि हम लोग चर्चा करेंगे। मात्राओं और उच्चारण के आधार पर जो है कि इनको क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। जो है कि 3 आधारों पर जो है कि इनका बांटा गया है। तो एक क्वेश्चन आ चुका है कि स्वरों का निम्नलिखित उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं। एक क्वेश्चन पूछा था जो है, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार हैं। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के कुल कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। आइए हम लोग एक एक करके जो है कि बात करते हैं। 3 प्रकार है, इसको हम पूरा मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको हम पूरा मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं। कुल 3 प्रकार के होते हैं, कुल 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण या मात्रा के आधार पर। कुल 3
कुल 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने अगर हिंदी पढ़ा होगा तो जानते होंगे। पहला क्या होता है? पहला ह्रस्व होता है। दूसरा क्या होता है? दीर्घ होता है। तीसरा क्या होता है? प्लुत होता है। प्लुत। अब आजकल के एग्जाम में जो है कि ये सब नहीं पूछता है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत तो जो है कि है, ठीक है, पूछता है, लेकिन ह्रस्व और दीर्घ ये नहीं पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा जो है कि ह्रस्व है या कौन सा दीर्घ है, या कौन सा ह्रस्व नहीं है या दीर्घ नहीं है। इनके और भी नाम है जो है कि अब उन नामों को जो है कि पूछ रहा है। एग्जाम का पैटर्न जो है कि चेंज हो रहा है, एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, तो सब वो एग्जामिनर को पता है कि सब लोग ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को रट लिए हैं। तो अभी इनका अलग जो है कि दूसरा नाम भी है इनका। आइए देखते हैं इनको क्या बोला जाता है। ह्रस्व के बाद लघु बोला जाता है, लघु स्वर बोला जाता है इनको। इनको क्या बोला जाता है? छोटा स्वर बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाता है कि इनको एक मात्रिक स्वर बोला जाता है। एक मात्रिक बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, मूल स्वर बोला जाता है। इसकी परिभाषा मूल स्वर बोला जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? ह्रस्व का मतलब कि लघु, छोटा, एक मात्रिक, मूल स्वर, मतलब लघु या छोटा जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या हम कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर देखिए इसके नाम और क्या है? ह्रस्व है, लघु है, छोटा है, एक मात्रिक है और जो है मूल स्वर है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? दो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ह्रस्व, मूल स्वर और एक मात्रिक। आपका जूनियर असिस्टेंट में पूछा था कि निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया था उसमें, जो है कि पूछा था कि निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन नहीं है। तो ये जो है आपके इनके नाम है, ये नामों पे याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसका ह्रस्व का विलोम क्या होता है? ह्रस्व का विलोम क्या होता है? दीर्घ होता है, ठीक है। लघु का विलोम क्या होता है? लघु का विलोम क्या होता है? गुरु होता है, ठीक है। लघु का विलोम गुरु होता है। छोटा का विलोम क्या होता है? छोटा का विलोम जो है कि बड़ा होता है। छोटा का विलोम क्या होता है? बड़ा होता है। उसके बाद एक मात्रिक का द्विमात्रिक, ठीक है। और इसके बाद इसी को क्या हम बोलते हैं? संधि स्वर भी इसी को बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? संधि स्वर भी हम बोलते हैं। जब हम संधि पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि इसको जो है कि क्यों संधि स्वर बोला जाता है। इसी को संधि स्वर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो अब इसकी परिभाषा क्या हुई? अब इसकी परिभाषा इससे क्या हो गया कि ह्रस्व से जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि इसका क्या हुआ? इसका उल्टा ह्रस्व का दीर्घ हो गया, लघु का गुरु हो गया, छोटा का बड़ा हो गया, एक मात्रिक का द्विमात्रिक हो गया, मूल स्वर का जो है कि संधि स्वर, मूल स्वर संधि स्वर होता है, ठीक है। अब ये इनका जो है कि आइए थोड़ा सा और प्लुत स्वर के बारे में जान लेते हैं कि प्लुत स्वर क्या होता है। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है? प्लुत स्वरों का जो है कि प्रयोग अब हिंदी में नहीं किया जाता है, संस्कृत में किया जाता है। जैसे आप लोगों ने नाटक में देखा होगा कि एक जो है कि वो नाटक में जोकर होता है, वो आता है जब नाटक करने के लिए तो वर्णों का उच्चारण करता है तो काफ़ी देर तक करता है। जैसे राम का उच्चारण करता है तो राम करता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि ओम का उच्चारण होता है तो ओम उसके बाद होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को नहला धुलाकर पाउडर क्रीम लगा करके उसको कहती है जाओ बेटा खेल करके आओ, और लड़का जाता है, उसके बाद जो है कि धूल मिट्टी पोत करके माँ के पास आता है। माँ उसको एक थप्पड़ कस के गाल पर मारती है और बालक क्या करता है? ई करके रोने लगता है। तो वो भी क्या है? वो भी प्लुत स्वर है। इस बार जो है कि टेट में पूछा था आपका कि निम्नलिखित में से प्लुत स्वर क्या है, उसमें जो है कि ऑप्शन में आपका ओम दिया था, ओम दिया था आपका, यही जो है कि टेट में पूछा था, ठीक है। ओम क्या है? प्लुत स्वर है। आइए हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। प्लुत स्वर के बारे में हम लोग जान गए कि ओम होता है, जैसे राम, ये हो गया, ये क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गए। तो हम प्लुत स्वर के बारे में बात नहीं करेंगे, प्लुत स्वर के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा ह्रस्व स्वर के बारे में हम लोग बातें करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ ह्रस्व स्वर के बारे में, इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 4 है, दिख रहा है ना इधर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री क्या है? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री क्या है? ह्रस्व स्वर है।
ह्रस्व स्वर। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री, ठीक है, इनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लग रहा है। और दीर्घ कितने होते हैं? इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, या निम्नलिखित में से बताइए कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। तो इसको आप लोग याद करिएगा कि अ, ई, उ और री क्या है? ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर की अगर बात किया जाए तो दीर्घ स्वर में अब 4 ए हो गए तो बचे कितने? 7 बच गए ना। कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, तो 4 मैंने जो है कि लिख दिया, उसके बाद जो है कि बचे 7 आपके। 7 कौन से बचे जो हैं? आ बचा है, बड़ी ई बची है, बड़ा ऊ बचा है, उसके बाद ए बचा है, ए के बाद क्या है? ऐ बचा है, ऐ के बाद ओ बचा है, ओ के बाद जो है औ बचा है। ठीक, ये 7 हो गए। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ये 7 आप लोग याद रखिएगा, दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन इसमें भी जो है कि दीर्घ स्वरों में भी जो है कि एक ये चारों जो लास्ट के अंतिम है, इनको क्या बोला जाता है? संयुक्त स्वर बोला जाता है। क्यों इनको संयुक्त स्वर बोला जाता है? संयुक्त स्वर, इनको संयुक्त स्वर बोला जाता है। इनको जो है कि संयुक्त स्वर बोला जाता है। और इनमें अगर देखा जाए दीर्घ स्वरों में 3 ए मूल स्वर हैं, 3 मूल स्वर हैं। आपका जो है कि पेपर हुआ था, उसका पेपर था, उसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से, जो युवा कल्याण अधिकारी का, उसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से बताइए कि दीर्घ स्वर कौन से हैं। उसमें ऑप्शन देखिए कितना सटीक रखा था। ऑप्शन में उसने अ रखा था, अ के आ रखा था, सॉरी आ रखा था, आ के बाद ए रखा था, ए के बाद ऐ रखा था, ऐ के बाद उसने क्या रखा था? औ रखा था। ये तो चारों हैं, क्या है कि ये जो है कि चारों दीर्घ स्वर हैं। लेकिन दीर्घ स्वरों में जो है कि मूल क्या होते हैं? यही 3 ठो होते हैं, आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? ए, आ सही होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ए क्यों नहीं, इनको संयुक्त स्वर क्यों बोला जाता है? इनका जो है कि ए किससे मिलकर के बने हैं? ए जो है अ प्लस ई से मिलकर के बनता है। अ प्लस ई बराबर ए होता है। और अब देखिए इसी ए को जो है कि ई के स्थान पर रखेंगे तो अ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। अ प्लस ए बराबर ऐ। इसको याद करने का तरीका, अ प्लस ई, अ प्लस ई। देखिए स्वरों में जो है कि मूल स्वर में अ प्लस ई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और अ, इसी ए को जो है कि ई के स्थान पर अ प्लस ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। इसी तरह से अ प्लस, अब बचा क्या? अ प्लस उ, अ प्लस उ को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और इसी ओ को जब है ओ उ के स्थान पर रख देंगे तो अ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा? औ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने जो है कि आप लोगों को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों के बारे में जो है कि बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम लोग बात करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, खूब मन से पढ़िए, दिल लगा करके पढ़िए। किसी भी सब्जेक्ट को एक बार पढ़िए, बार बार पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सब्जेक्टों को बार बार पढ़ा नहीं जाता है। किसी भी सब्जेक्ट को एक बार खूब विस्तृत पढ़ा जाता है। भले एक दिन के बदले 4 दिन आपको समय लगे, लेकिन खूब विस्तृत पढ़िए। हाँ, उसको पढ़ा कि दोबारा जाता है, लेकिन उसको रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ा जाता है कि न कि पढ़ने के उद्देश्य से। आप कितनी बार पढ़ेंगे बताइए मुझसे? इतना लंबा सिलेबस है, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। इसलिए आप जो है कि हम एक दिन आप लोगों को बताएंगे कि पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।